हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे सीमावर्ती राज्य। ठीक है, तो सीमावर्ती राज्यों में जितने भी महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, राजवंश हुए हैं, वे देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह दोस्तों बंगाल का पाल वंश। और पाल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, जैसे कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण राजवंश रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाल वंश। और पाल वंश का ये पहला भाग है। और इसमें हम देखेंगे पाल वंश के जितने भी स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, और जितने भी पाल वंश के शासक हैं उन शासकों का स्रोत या वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों पहला भाग है। इसमें हम स्रोत से संबंधित इस जो वंश है इसके जितने भी स्रोत हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, वे सभी देखेंगे। और जितने इसके शासक हैं उन सभी का वर्णन भी हम इसमें जानेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आपने इस तरह के प्रश्न पहले कभी नहीं देखे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाल राजवंश के बाद बंगाल में कौन सा वंश आया था। तो दोस्तों, पाल राजवंश के बाद सैन वंश आया, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का स्रोत प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो पाल राजवंश है इसका जो स्रोत प्राप्त होता है, तो देखिए कालिमपुर अभिलेख, मुंगेर लेख और भागलपुर ताम्र लेख। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का स्रोत किन अभिलेख में या किन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बाणगढ़, नालंदा, मुजफ्फरपुर, तो इन सभी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संध्याकर नंदी कृत रामचरित, ये एक कृति है, पुस्तक है रामचरित। तो इसके लेखक है संध्या नंदी किस वंश का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रामचरित है ये पाल राजवंश का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो संध्याकर नंदी इसके रचयिता है, लेखक हैं। और संध्याकर नंदी रामचरित इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न हमारा हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनकोरा ताम्रलेख में किस एक नए पाल शासक का अस्तित्व प्रमाणित हुआ है। तो दोस्तों, आनकोरा ताम्रलेख में एक नए पाल शासक महेंद्र पाल का अस्तित्व प्रमाणित हुआ है। और ये जो महेंद्र पाल हैं दोस्तों, ये देवपाल के पुत्र हैं। ठीक है, तो महेंद्र पाल इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बादल स्तंभ लेख। और ये महत्वपूर्ण है, नाम किस नाम से भी। बादल स्तंभ लेख में किस पाल शासक का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि बादल स्तंभ लेख किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों, किस वंश से संबंधित है, तो पाल वंश से। ठीक है, अब पूछा है कि जो बादल अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही जवाब है नारायण पाल। ठीक है, देखिए दोस्तों, नारायण पाल से दो स्तंभ लेख महत्वपूर्ण हैं। एक है भागलपुर ताम्रलेख और बादल स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, धर्मपाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों, धर्मपाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो खालिमपुर लेख। ठीक है दोस्तों, खालिमपुर लेख में धर्मपाल का वर्णन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा नारायण पाल से संबंधित। चलिए देखते हैं इसको। नारायण पाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों हमने पहले भी बताया, भागलपुर, ताम्रलेख और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो उपयुक्त 1 और 3 इन दोनों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो नारायण पाल है इसका जो मिलता है दोस्तों, सॉरी ये गलती हो गया, इसका ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पहला ही है, भागलपुर ताम्रलेख। ठीक है, और जो हमने एक दूसरा करा था बादल। ठीक है दोस्तों, बादल। तो नारायण, नारायण तो आपने सुना भी होगा, जब आप महाभारत या रामायण जो भी देखते थे, जितने भी धार्मिक नाटक चलते थे उसमें नारायण होते थे, वो कहाँ? बादलों में रहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, बादल। ठीक है, आकाश में। और भागल। ठीक है, बादल और भागल एक सही है। ठीक है, तो नारायण पाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो भागलपुर ताम्रलेख और बादल ताम्रलेख। ठीक है, और ये जो बादल है ये स्तंभ लेख है। ठीक है दोस्तों, स्तंभ लेख। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कमोली अभिलेख में पाल वंश के किस शासक को सूर्यवंशी कहा गया है? तो दोस्तों देखिए, विग्रहपाल तृतीय को सूर्यवंशी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कमोली अभिलेख में पाल वंश के शासक जो विग्रहपाल तृतीय था को सूर्यवंशी कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा है खड़गवंशीय। चलिए, निम्न कौन सा विद्वान पाल शासकों को खड़गवंशीय बताते हैं? तो दोस्तों देखिए, इसमें पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो पाल शासक है उनको खड़ग वंशीय बताते हैं। और दोस्तों में जो बताते हैं उसका आधार एक पुस्तक है दोस्तों। उस पुस्तक ये जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम हम आगे बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बताते हैं। चलिए, तो अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, और ये जो हरिभद्र हैं ये इनकी पुस्तक है, और इनकी ये जो पुस्तक है इसके ही आधार पर पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने पाल वंशों को के जो शासक है खड़ग वंशीय बताया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये है वो पुस्तक। अगला प्रश्न हमारा इस पुस्तक से है। तो देखिए, अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हरिभद्र ने। ठीक है, तो हरिभद्र ने इसकी रचना की थी, तो ये इनकी करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा विद्वान पाल वंश को क्षत्रिय मानते हैं? तो दोस्तों पूछा है कि कौन सा। ठीक है, तो देखिए, तिब्बती विद्वान तारानाथ। ठीक है, तो ये तिब्बती विद्वान थे तारानाथ पाल वंश को क्षत्रिय मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्य मंजू श्री मूलकल्प में गोपाल को क्या कहा गया है? तो देखिए, आर्यमंजू श्री मूलकल्प में गोपाल को दास कुल कहा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, दास कुल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपने देखे भी नहीं होंगे, और इस तरह के प्रश्न आजकल बन रहे हैं। यूपीपीसीएस का पेपर देख ही लिया होगा, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वलाल चरित के अंतर्गत आने वाले व्यास पुराण में गोपाल को क्या कहा गया है? तो दोस्तों देखिए, वलाल चरित के अंतर्गत आने वाले व्यास पुराण में जो कहा गया है, ठीक है,
वो है सबसे हीन क्षत्रिय। ठीक है, सबसे हीन क्षत्रिय, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गोपाल को आर्य मंजूश्री मूल कल्प में दासकुल कहा गया है, और वल्लाल चरित के अंतर्गत आने वाले व्यास पुराण में क्या कहा गया है गोपाल को? सबसे हीन क्षत्रिय। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे हीन क्षत्रिय किसे कहा गया है? तो गोपाल को। दासकुल किसे कहा गया? गोपाल को। दोनों के स्रोत लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तारानाथ के अनुसार पाल वंश का संस्थापक कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों देखिए, तारानाथ के अनुसार पाल वंश का संस्थापक पुड्रवर्धन में उत्पन्न हुआ था, यानी बंगाल। ठीक है, तो पुड्रवर्धन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, रामचरित में उल्लेख है कि पाल मूलतः थे। तो दोस्तों पाल मूलतः कहाँ थे? वरेंद्री। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तरी बंगाल। ठीक है, उत्तरी बंगाल के, बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यतः पालों का मूल निवास स्थान था। तो मुख्यतः पालों का जो मूल निवास स्थान था दोस्तों वो था बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे ज़्यादा बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ठीक है, इधर ही पाए हैं, मतलब नेपाल की तरफ भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा मत्स्य न्याय से है। मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए परवर्तियों ने किसे शासक के पद पर निर्वाचित किया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मत्स्य न्याय का मतलब क्या है कि अराजकता की स्थिति फैल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अराजकता की स्थिति फैल रही थी, इसका वर्णन मिलता है धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, तो खलीमपुर अभिलेख में वर्णित है कि मत्स्य न्याय यानी कि अराजकता की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए परवर्तियों माने लोगों ने, ठीक है दोस्तों, ये परिवर्ती का मतलब यहाँ पर लोग हैं, जो सामान्य लोग थे। ठीक है दोस्तों, सामान्य लोग थे, तो उन्होंने शासक के पद पर किसका निर्वाचन किया? तो दोस्तों उन्होंने जो निर्वाचन किया वो गोपाल को शासक के पद पर निर्वाचित किया। ठीक है दोस्तों, गोपाल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 1 गोपाल, और इसकी पुष्टि तारानाथ ने भी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए परवर्तियों ने गोपाल को शासक के पद पर निर्वाचित किया था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों हमने अभी बताया था, तो यहाँ पर खलीमपुर अभिलेख। ठीक है दोस्तों, और ये किसका है? जो खलीमपुर अभिलेख में मिलता है दोस्तों, ये किसका है खलीमपुर अभिलेख? धर्मपाल का। ठीक है, धर्मपाल का खलीमपुर अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे, पहले भाग का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसे भी। मत्स्य न्याय का संबंध किस राजवंश से है? तो दोस्तों ये पाल वंश से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20% पहले भाग में, और ये जितने भी महत्वपूर्ण स्रोत से वहाँ से लिए गए हैं। आपसे फिर मिलेंगे और देखेंगे इसके बारी बारी से सभी शासक जितने भी थे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अगला वीडियो पाल वंश के शासकों से संबंधित होगा। सबसे पहले जैसे गोपाल, फिर धर्मपाल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।